नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? कंचन की हिंदी शाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गंगा पुस्तक से पाठ 3 संवादहीन। संवाद अर्थात बातचीत करना, वार्तालाप करना। इसके लेखक हैं सुप्रसिद्ध साहित्यकार शेखर जोशी जी। यह अध्याय आधुनिक जीवन में अपनों के बीच बढ़ती मूक दूरियों और गहरे अकेलेपन का एक अत्यंत संवेदनशील और सजीव चित्रण है। आइए इस विचारणीय पाठ को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस मर्मस्पर्शी कहानी के सूत्रधार आदरणीय शेखर जोशी जी का। इनका जन्म 1932 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। इन्हें नई कहानी के आंदोलन का एक सूत्रधार भी माना जाता है। उन्होंने अपनी पैनी लेखनी से समाज के मेहनतकश वर्ग और मजदूरों के संघर्षों को बहुत ही सजीव रूप से उभारा है। कोशी का घटवार और दाजियों जैसी कालजयी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने हिंदी साहित्य जगत को अमिट और जीवंत स्मृतियां दी हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे संवादहीन, उनकी एक और कालजयी रचना। सबसे पहले हम संक्षिप्त में पूरे पाठ के घटनाक्रम को समझ लेते हैं। सबसे पहले उभरता है बूढ़ी ताई जी के जीवन का दम घोटू अकेलापन और अजनबीपन का गहरा एहसास, जहां उस सूने घर में संवाद करने के लिए अंततः सिर्फ एक मौन तोता ही उनका एकमात्र साथी रह जाता है। इसके बाद जन्म लेता है उनके मन का आंतरिक द्वंद्व, जहां जीवन में बातचीत का पूर्ण अभाव है और यही मूक स्थिति हमें मानवीय संवेदनाओं के खत्म होने की तीव्र और मर्मभेदी पीड़ा तक लेकर के जाती है और आज की यथार्थता से हमारा परिचय कराती है। अकेलेपन की इसी घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस हृदय विदारक दृश्य पर आप गौर कीजिए। यहाँ ताई जी अपनी इन सूनी और पथराई आंखों से अनवरत किसी अनजानी प्रतीक्षा में डूबी हुई हैं। चारों तरफ पसरा यह सन्नाटा उनके जीवन की भयावह त्रासदी को और गहरा कर रहा है। खिड़की के बाहर गतिशील दुनिया है, पर उनके हिस्से सिर्फ यह निशब्द एकांत है, बिना किसी संवाद के। हर बीतता पल उनके इस असहनीय अकेलेपन और मूक कसमसाहट को और अधिक दर्दनाक बना देता है। आज के हमारे समाज में शहरों की ओर पलायन करते नवयुवा को यह दृश्य देख करके समझ में आना चाहिए कि उनके घर में भी कोई इसी तरह सूनेपन की यात्रा पूरी कर रहा होगा। इस डरावने सन्नाटे के बीच में ताई जी के जीवन में उम्मीद की एक नन्ही सी किरण आती है, और वह कौन होता है? गणपत। वह न जाने कहां से उनके सूनेपन को दूर करने के लिए एक प्यारा और अनूठा पहाड़ी तोता लेकर के आता है। इस नन्हे मिट्ठू को देखते ही ताई जी के भीतर सोई हुई ममता जाग जाती है। अब उनकी रात दिन की व्याकुलता और बेचैनी इसी मिट्टू के इर्द गिर्द सिमट जाती है, जिससे वह निरंतर बातें करने लगती हैं, और यही मधुर संवाद अब उनके जीवन की एकमात्र जीवनदायिनी सांस बन जाती है। मिट्टू उनका एकमात्र सहारा बन जाता है। अब ताई जी के दिन की शुरुआत संवादहीनता से नहीं, बल्कि इस अनोखी हलचल से होती है। रोज सुबह सुबह पौ फटते ही मिट्टू पिंजरे से अपनी मधुर और तीखी आवाज में हर हर गंगे सीताराम सीताराम की तान छेड़ देता है। सूने पड़े उस पूरे घर में गूंजती यह एकमात्र सजीव आवाज है जो ताई जी को जगाने का काम करती है। मिट्टू की यही पवित्र और आत्मीय पुकार हर सुबह ताई जी के उदास चेहरे पर एक निश्चल मुस्कान बिखेर देती है और जीवन को सचमुच जीवंत बना देती है।
चूल्हा फूकते हुए ताई जी अपने मिट्टू को अपने वैभवशाली अतीत की कहानियां सुनाती हैं और मिट्टू भी एक धैर्यवान श्रोता की तरह गर्दन टेढ़ी करके उनकी हर बात सुनता है और बीच बीच में अपनी आवाज में कुछ टीका टिप्पणी भी कर देता है। वे उसे जमींदार साहब का रोबीला चेहरा, पुराने चहल पहल भरे तीज त्योहारों और ब्याह शादियों के प्रसंग भी सुनाती हैं। आज के इस सूने और खंडहर जैसे वर्तमान में मिट्टू के साथ का यही पल, यही संवाद उनके अकेलेपन का एकमात्र सहारा है। अर्थात हमारे पुराने वैभव कैसे भी क्यों ना हो, अगर आज हमारे पास कोई नहीं है तो उससे ज्यादा एकाकीपन हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। अब मिट्टू ताई का पूरा संसार बन गया है और दोनों का रिश्ता हमेशा सिर्फ शांत और प्रेम पूर्व रहे ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी जब ताई जी थक हार करके लेट जाती हैं, सोचती हैं थोड़ा आराम कर लें, तब मिट्टू अपनी जिद मनवाने के लिए पिंजरों में ही पूरा तूफान खड़ा कर देता है, जानबूझकर अपने दाने और पानी की कटोरियों को पलट देता है। इस पर ताई जी गुस्सा होकर के उसको कोसती भी हैं, मेरी जान खाने को आ गया, मर जा। मिट्टू भी उसी अंदाज में पलटवार कर देता है और कहता है मर जा। लेकिन इस तीखी नोक झोंक के तुरंत बाद मान मनौवल होती है और दोनों की दुनिया फिर से उसी प्रेम और अपनापन के साथ आगे बढ़ने लग जाती है। इसी खट्टी मीठी नोक झोंक के बीच मिट्टू की यह अनूठी और नटखट आदत ताई जी के पूरे आंगन को चहका देती है। का जो संवादहीनता पसरी हुई थी उनके उस घर में, वह खत्म हो जाती है, क्योंकि वह कभी पंख फड़फड़ाकर तो कभी अपनी गर्दन मटकाकर ताई जी से बकायदा राम राम सीताराम कहलाने की जिद भी करता है बच्चों की तरह। ताई जी भी मुस्कुराकर उसके इस मनमोहक खेल में शामिल हो जाती है। पिंजरे के भीतर और बाहर चलने वाली मिट्टू की अद्भुत अटखेलियां ताई जी के नीरस जीवन में उमंग और बाल सुलभ आनंद भर देती हैं और उन्हें मुस्कुराने के लिए मजबूर कर देती हैं। मिट्टू से अगाध प्रेम के कारण ताई जी कभी उसके क्षण भर का उसके साथ वियोग सहन नहीं कर पाती थी। जैसे कोई अपने बच्चे को छोड़ करके अकेले कहीं बाहर नहीं जाता, वैसे ही ताई जी भी कहीं नहीं जाती थी। लेकिन इसी बीच एक अनोखा संयोग बन पड़ा कि गांव के लोग प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए जा रहे थे। इस सुखद अवसर को पाकर और लोगों का साथ पाकर ताई जी का मन भी कहीं न कहीं कुंभ स्नान जाने के लिए आतुर हो उठता है, मगर उन्हें अपने मिट्टू की चिंता भी साथ में सताती है। अंततः इस बड़ी दुविधा का समाधान जगन मास्टर की सहृदय घरवाली के रूप में मिल जाता है। वो मिट्टू की देखरेख के लिए सहर्ष तैयार हो जाती हैं। इस तरह अपनी इस अनमोल धरोहर को उनके पास सुरक्षित और प्रेम पूर्वक छोड़कर ताई जी निश्चिंत होकर कुंभ यात्रा पर प्रस्थान करती हैं। अब इस कहानी में प्रवेश होता है सिद्धांतवादी जगन मास्टर जी का, जो दूसरों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं। पिंजरे में बंद मिट्टू की तीव्र छटपटाहट को वो देखते रहते हैं और उनका संवेदनशील मन कहीं न कहीं विचलित हो जाता है। वो सोचते हैं कि किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, तो एक बड़ा सा निर्णय ले लेते हैं। वो क्या निर्णय लेते हैं? पिंजड़े का दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया जाए और मिट्टू को खुली हवा और मुक्ति का एहसास दिलाया जाए। वो ऐसा ही करते हैं। वह परम स्वतंत्र जीव पिंजरे से बाहर निकलकर आजादी से 1-2 दिन इधर-उधर घूमने लग जा रहा था। मुक्ति और आजादी का यह अनोखा खेल 3-4 दिन तक तो ऐसे ही चलता रहता है। जगन मास्टर और मिट्टू दोनों ही इस व्यवस्था से बड़े ही संतुष्ट और खुश नजर आ रहे होते हैं। लेकिन एक दिन मिट्टू की नजर ऊपर रोशनदान पर पड़ती है और वह वहां से पल भर में पंख फड़फड़ाकर ऊपर निकल जाता है। जगन मास्टर व्याकुल होकर आवाजें देते रह जाते हैं, लेकिन वह लौटता नहीं है। एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ता हुआ वह आजाद परिंदा अंततः विशाल नीले आकाश के अनंत के विस्तार में खो जाता है और अपनी सच्ची स्वतंत्रता की
सांस लेता है। ताई जी के वापसी का समय भी आ जाता है और ताई जी से सच छिपाने के लिए गणपति एक दूसरा एवजी तोता ले आता है। एवजी तोता यानी उसके स्थान पर एक दूसरा तोता। जगन मास्टर जी भी उसे बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। सीताराम सीताराम और जो जो वो बोला करता था, दिन रात एक कर देते हैं। इस कठिन प्रयास में उनका गला सूख जाता है, खाना ठंडा हो जाता है और अपनी पत्नी की आग्नेय दृष्टि को भी झेलना पड़ता है, मगर वह तोता पूर्णतः मौन रहता है। कुंभ से लौटकर ताई जी अपने घर न जाकर के अपने प्यारे मिट्ठू के पास पहुंचना चाहती हैं, आती हैं और उसको बार-बार पुकारती हैं, लेकिन उसे निश्चेष्ट चुप्पी को देख करके, यानी कि वो तोता कुछ भी नहीं दिखाता है, न बोलता है, इधर-उधर जस्ट ताकता रह जाता है। तो सारी सच्चाई समझ जाती हैं कि उनका असली मिट्ठू अब जा चुका है और उनके जीवन में वही पुरानी संवादहीनता फिर से लौट आई है। बच्चों, अंत में इस सुव्यवस्थित माइंड मैप को आप ध्यान से देखिए। इससे पात्र, बिंब और शेखर जोशी जी का संदेश सब कुछ आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। शहरों की तरफ बढ़ते अंधाधुंध पलायन ने गांवों में बुजुर्गों को बिल्कुल अकेला और असहाय छोड़ दिया है। जहां ये मूक पशु पक्षी ही उनके जीवन के एकमात्र आधार बन के रह गए हैं। लेखक हमें यह समझाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं कि अपनों के बीच की मूक दूरियों को मिटाकर बुजुर्गों के जीवन में जीवंत संवाद और आत्मीयता को वापस लाना बेहद अनिवार्य है। बच्चों, आप अपने दादा दादी, नाना नानी के पास बैठिए, उनके साथ आमने सामने बैठ करके संवाद कीजिए, बातचीत कीजिए। सिर्फ सुख सुविधा का होना ही पर्याप्त नहीं है, उनके साथ आपका बात करना अनिवार्य है, बहुत ही आवश्यक है। यही शेखर जोशी जी का संदेश है। इस ज्ञानवर्धक चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। अगर आपको यह व्याख्या अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे लाइक करना ना भूलें। अगर अपने आप कोई भी बहुमूल्य विचार में देना चाहते हैं तो यहाँ के कमेंट्स में अवश्य दीजिए। तब तक सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।